लीसाक काफी देर तक बैठा रहा, फिर आखिरकार वो एक तवील सांस लेकर उठा और उस तरफ को बढ़ने लगा जिधर उसने एक गार में लांच को छुपा कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो उस गार के दहाने तक पहुंच गया। एक बड़ी सी चट्टान गार के दहाने पर मौजूद थी। उसने चट्टान से जरा फासले पर एक पत्थर पर अपने पैर का दबाव डाला और भारी चट्टान तेज गड़गड़ाहट के साथ एक तरफ को हट गई और गार का बड़ा सा धाना खुल गया। क्योंकि लीसाक ने पहले से यहाँ मैकेनिज्म का सिलसिला तैयार कराया हुआ था, इसलिए इस कदर भारी चट्टान सिर्फ पत्थर को दबाने से हट भी गई, वरना ये चट्टान इतनी बड़ी थी कि शायद 20-25 आदमी भी मिलकर उसे दहाने से ना हटा सकते। अंदर एक बहुत बड़ा गार था। लीसाक कुछ देर दहाने की साइड पर खड़ा रहा ताकि अंदर की बंद हवा बाहर निकलकर ताज़ा हवा अंदर भर जाए, और फिर चंद लम्हों बाद वो गार में दाखिल हो गया। ये काफ़ी कुशादा और बड़ी गार थी। गार की बनावट बता रही थी कि उसे मसनूई तौर पर तैयार किया गया है। गार के दरमियान में एक बड़ी सी लांच मौजूद थी। लांच के अलावा वहाँ थोड़ा सा असला भी बंद पैकेटों में मौजूद था और एक तरफ एक बड़ा सा बॉक्स था जिसके ऊपर रेड क्रॉस का निशान बना हुआ था। ये मेडिकल बॉक्स था। लीसाक ने यह बॉक्स इसलिए यहाँ रखवाया था कि हो सकता है इमरजेंसी के वक्त वो जख्मी हो तो फौरी तौर पर इस बॉक्स को इस्तेमाल कर सके, लेकिन अब उसे बॉक्स की तरफ जाने की ज़रूरत ना थी क्योंकि वो जख्मी न था। उसने असले वाले पैकेट खोले और फिर उनमें से एक मशीन गन और उसका काफ़ी सारा मैगजीन निकालकर उसने लांच में रखा। लांच के इंजन पर सेलोफैन चढ़ा हुआ था और उसे इस तरह बंद किया गया था कि नमी की वजह से वो ख़राब ना हो जाए। लीसाक ने इंजन पर मौजूद पैकिंग हटाई और फिर इंजन को चेक करने लगा। इंजन बिल्कुल नई और सही हालत में था। लीसाक के होंठों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभर आई। कार की दाएं तरफ की दीवार के दरमियान एक सुरंग नजर आ रही थी जिसमें समुद्र का पानी नजर आ रहा था। ये सुरंग नुमा रास्ता काफी आगे जाकर खुले समुद्र में निकलता था। लीसाक के आदमी चूंकि हर हफ्ते आकर यहाँ चेकिंग करते रहते थे और मैकेनिज्म को दुरुस्त रखने के लिए चेकिंग वगैरह किया करते थे, यही वजह थी कि मैकेनिज्म बिल्कुल दुरुस्त और चालू हालत में था और लीसाक को किसी रुकावट से वास्ता न पड़ा था। लांच से नीचे उतरकर उसने लांच को एक साइड से धकेलना शुरू कर दिया और थोड़ी सी कोशिश के बाद वो लांच का इंजन वाले हिस्से का रुख उस रास्ते की तरफ करने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसने लांच के पिछले हिस्से की तरफ आकर उसे आगे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद लांच पानी में उतर गई और लीसाक उछलकर उस पर सवार हुआ और फिर उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिशें शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद इंजन की आवाज़ से ये सुरंगनुमा रास्ता गूंज उठा और लांच तेजी से खुले समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। खुले समुद्र में आकर उसने लांच का रुख टार्जन जजीरे की तरफ मोड़ दिया। जजीरे पर से अब सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। वो अब जाकर देखना चाहता था कि वहाँ कोई जिंदा भी बचा है या नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी लांच जजीरे तक पहुँच गई। चट्टानों, पत्थरों और दरख्तों के तनों से वो लांच को बचाता हुआ किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इस लांच को एक पत्थर के साथ हुक किया और फिर लांच में मौजूद मशीन गन उठाकर उसने मैगजीन लोड किया और जजीरे पर चढ़ आया। जजीरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। हर चीज राख, मिट्टी और पत्थरों से अट्टी पड़ी थी। इधर इधर इंसानी लाशें ही पड़ी हुई थीं। वो आगे बढ़ा लेकिन जल्द ही उसे रुकना पड़ा क्योंकि ज़रा सा आगे जाने के बाद जजीरे के एन दरमियान में एक तवील और खौफनाक गड़ा मौजूद था जिसकी तय न जाने कहाँ थी। वहाँ अभी तक आग भड़क रही थी और वहाँ माहौल में इस कदर तपिश थी कि चंद लम्हों में ही लीसाक के पूरे जिस्म से पसीना फूट निकला। लीसाक एक तवील सांस लेकर वापस मुड़ा और फिर किनारे के साथ साथ घूमता हुआ दाएं तरफ को बढ़ने लगा। जजीरे के किनारे और उसका अंदर जाता हुआ कुछ हिस्सा महफूज था। घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक लंबी दरार सी जमीन में पड़ी हुई थी और लीसाक समझ गया कि ये दरार उस हिस्से की तरफ पड़ी है जहां से वो मिसाइल से बाहर निकला था और ये दरार भी यकीनन उसके मिसाइल चलने और निकलने के झटके की वजह से पड़ी होगी क्योंकि उस वक्त जमीन बुरी तरह लर्ज रही थी। इस दरार को देखते देखते वो यकलख चौंक पड़ा क्योंकि वहां गर्द पर उसे ऐसे निशानात नजर आए थे जैसे यहाँ कुछ लोग चलते फिरते रहे हों। इन निशानात की अभी तक मौजूदगी का मतलब था कि वो लोग जजीरे की तबाही के बाद यहाँ मौजूद रहे होंगे। ये कौन हो सकते हैं जो इस कदर खौफनाक तबाही में भी जिंदा बच गए हैं? लीसा गैरत भरे अंदाज में बुड़बुड़ाया और फिर आगे बढ़ने लगा। चंद कदम उठाने के बाद वो ठठक कर रुक गया। उसे एक पत्थर के साथ मिट्टी में दबी हुई लाशें नजर आ गईं। उनके चेहरों के कुछ हिस्से मिट्टी से बाहर थे और ये चेहरे देखते ही वो बुरी तरह उछल पड़ा क्योंकि मिट्टी में लथड़े और जख्मों से मस हो जाने के बावजूद उसने उन्हें आसानी से पहचान लिया था। ये यार्की, डेविक और माइकल की लाशें थीं। ओह ओह, ये यहाँ कैसे पहुँच गए? ओह, इसका मतलब है कि बैकर और जैकी उन्हें वहाँ हलाक करने में नाकाम रहे थे। लीसाक के जहन में खंखजूर रासा रिंगा और उसने तेजी से इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया कि शायद करीबी स्कॉट ब्लोटन और कमांडर हारिस की लाशें नजर आ जाएं।
لیکن ان دو لاشوں کے علاوہ وہاں اور کوئی لاش موجود نہ تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اور اڑ کے نچلے حصے کی طرف بھاگنے لگا جہاں جزیرہ کا کٹا پھٹا کنارہ تھا، اور پھر کنارے پر پہنچ کر وہ تیزی سے نیچے اترنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں دور ایک بڑے دھبے پر پڑیں۔ یہ دھبا کافی دور سمندر میں تیر رہا تھا۔ اسے اس دھبے کے اوپر کچھ اور دھبے نظر آئے۔ ان دھبوں کی ساخت ایسی تھی جیسے انسان ہوں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ لیساک آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھتا رہا، لیکن فاصلہ اس قدر تھا کہ وہ واضح طور پر کچھ نہ دیکھ سکتا تھا۔ اب تک لیساک یہی سمجھے ہوئے تھا کہ اس کے آدمیوں نے سکاٹ بلوٹن اور اس کے ساتھیوں یارکی اور مائیکل کو ہلاک کر دیا تھا، اور کمانڈر ہارس جزیرے کی تباہی میں کام آ گیا ہوگا۔ عمران اور اس کے ساتھی تو بہرحال اندر ہی تھے جب جزیرہ تباہ ہوا، اس لیے ان میں سے کسی کے بچ جانے کا اس کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ لیکن اب یارکی اور مائیکل کی لاشیں اس طرف دیکھ کر اور دراڑ میں کافی سارے آدمیوں کے قدموں کے نشانات دیکھ لینے کے بعد اس کے ذہن میں موجود اپنا پہلا تصور ختم ہو گیا تھا۔ دراڑ عین اس جگہ پر تھی جہاں سے وہ جگہ قریب ہی تھی جہاں میزائل میں نکلتے وقت وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ گیا تھا، اور دراڑ کی ساخت ایسی تھی کہ وہاں تک ایک لمبی سرنگ سی بن گئی تھی، اور اس دراڑ اور سرنگ کی ساخت بتا رہی تھی کہ اس دراڑ اور سرنگ سے عمران اور اس کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی زندہ یا زخمی ہو تو اسے نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس نے جو دور کھلے سمندر میں بڑا سا دھبا تیرتے ہوئے دیکھا تھا، اس پر اسے ایک یا دو سے بہرحال زیادہ انسانی سائے محسوس ہوئے تھے۔ یہ سب خیالات ایک لمحے میں اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکے، اور وہ الٹے پیروں واپس اپنی لانچ کی طرف بھاگنے لگا۔ آتے وقت تو وہ دیکھ بھال کے سے انداز میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن اب اس کی رفتار پہلے سے بہت تیز تھی، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ لانچ تک پہنچ گیا۔ اس نے لانچ میں چھلانگ لگائی، مشین گن کو ایک طرف رکھا اور لانچ کا ہک پتھر سے علیحدہ کر کے اس نے انجن سٹارٹ کیا، اور لانچ کو واپس کھلے سمندر میں لے جا کر اس نے اس کی رفتار تیز کر دی۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، تو اس نے لانچ کا رخ موڑ دیا۔ اب وہ جزیرے کی سائیڈ سے ہوتا ہوا دوسری طرف کو بڑھ رہا تھا۔ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی موجود ہو۔ اس صورت میں وہ اکیلا ان کے ہاتھوں نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ ویسے جس طرف اس نے اس دھبے کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ سمندری رو انہیں ایک ویران جزیرے سے آرتو پر لے جائے گی۔ اس لیے اس نے ایک اور راستے سے جزیرہ آرتو پہنچنے کا پروگرام بنا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ تیز رفتار لانچ کی وجہ سے وہ دوسرے راستے سے ان سے پہلے اس جزیرے تک پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح اگر یہ لوگ اس کے ساتھی نکلے تو وہ انہیں لانچ پر بٹھا کر لے جا سکتا ہے، اور اگر اس کے دشمن ہوئے تو ان کا شکار آسانی سے کھیلا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے لانچ کا رخ موڑا اور جزیرے کی سائیڈ سے گھومتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے ایک لمبا چکر کاٹ کر جزیرہ آرتو کی طرف بڑھتا گیا۔ اس نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ جو طویل ضرور تھا، لیکن اس راستے سے وہ ان لوگوں کی نظروں میں کسی طرح نہ آ سکتا تھا۔ لانچ کی رفتار اس نے انتہائی حد تک رکھی ہوئی تھی، اور لانچ اس طرح سمندر کے اوپر چل رہی تھی جیسے ہوا میں دوڑ رہی ہو۔ تقریباً 20 منٹ بعد اسے جزیرہ آرتو کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ یہ بھی ٹاپو کی طرح ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر کسی کی رہائش یا قبضہ نہ تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جزیرے یہاں جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ لیساک نے لانچ کی رفتار آہستہ کر لی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جزیرہ آرتو کے کٹے پھٹے ساحل تک پہنچ گیا۔ اس نے لانچ کو ہک کیا، اور پھر مشین گن اور فالتو میگزین اٹھا کر وہ چٹان پھلانگتا ہوا اوپر چڑھتا گیا۔ جزیرے پر چڑھنے کے بعد وہ اب اس طرف کو دوڑ رہا تھا جدھر سے اس کے اندازے کے مطابق اس دھبے نے پہنچنا تھا، اور پھر ساحل کے پاس پہنچ کر وہ ایک پھیلے ہوئے تنے کے درخت کی اوٹ میں ہو کر اس طرف کو دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں انتہائی کامیابی سے چمک اٹھیں۔ یہ دھبا نہیں تھا بلکہ ایک بڑی سی چٹان تھی جو آہستہ آہستہ جزیرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چٹان پر ایک عورت اور 3 مرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ 2 آدمی لیٹے ہوئے تھے۔ لیٹے ہوئے افراد بالکل ساکت تھے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ بے ہوش ہیں یا پھر وہ مر چکے ہیں۔ چٹان ابھی جزیرے سے اتنی دور تھی کہ وہ ان کی شکلیں واضح طور پر نہ دیکھ سکتا تھا، اور چٹان کی آگے بڑھنے کی رفتار بھی بے حد آہستہ تھی۔ لیکن لیساک جانتا تھا کہ وہ بہرحال جزیرے تک پہنچ جائے گی۔ کچھ دیر بعد جب چٹان کچھ نزدیک آ گئی اور اسے کسی حد تک چٹان پر موجود افراد کی شکلیں نظر آنے لگیں، تو وہ حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اچھل پڑا، کیونکہ اس نے چٹان پر بیٹھے ہوئے کمانڈر ہارس کے ساتھ سکاٹ بلوٹن کو پہچان لیا تھا۔ ان کے ساتھ عمران کا ایک ساتھی بھی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ عورت بھی عمران کی ساتھی تھی۔ لیٹے ہوئے افراد میں ایک عمران خود تھا اور دوسرا اس کا ساتھی تھا۔ اوہ، تو تم زندہ بچ کر نکل رہے تھے، لیکن اب لیساک تم پر موت بن کر چپٹے گا۔ اور کمانڈر ہارس نے اس طرح صحیح سلامت مل جانے پر تو اسے اپنے جزیرے کی تباہی کا غم بھی بھول گیا تھا۔ انتہائی کامیابی ایک بار پھر اس کے قدم چومنے کے لیے بے تاب تھی۔
उसने इन लोगों की जो पोजीशन देखी थी उस लिहाज से तो उनके पास असला भी मौजूद न था, इसलिए मशीन गन के सामने उनका ठहर जाना नामुमकिन था। चट्टान पर बैठे हुए अफराद चूंकि अभी मशीन गन की रेंज में न आए थे, इसलिए वो खामोश खड़ा उन्हें करीब आता देखता रहा। उसने यही फैसला किया था कि जैसे ही ये लोग मशीन गन की रेंज में आएंगे वो उन पर फायर खोल देगा और सिर्फ कमांडर हारिस को जिंदा रखेगा, और इसके बाद वो कमांडर हारिस पर यही इस जजीरे पर तशद्दुद करके उससे सारी मालूमात हासिल कर लेगा, और इसके बाद उसे ख़त्म करके वो इसकी लाश लॉन्च पर डालकर टाफू पहुंचेगा, जहां से वो मालूमात यहूदियों की आला तरीन तंजीमों तक पहुंचाकर उनसे नया हेडक्वार्टर बनाने के लिए अपनी मर्जी की रकम भी हासिल करेगा, और उसका नाम भी हमेशा हमेशा के लिए यहूदियों की तारीख में हीरो के तौर पर रकम हो जाएगा। उसका दिल बिलियों उछल रहा था। चट्टान आहिस्ता आहिस्ता मशीन गन की रेंज में आती जा रही थी और फिर उसने मशीन गन सीधी कर ली, लेकिन उसने अभी फायर न खोला था क्योंकि वो अब कोई रिस्क लेने की बजाय हतमी नतीजा चाहता था, इसलिए उसने और थोड़ा इंतजार कर लेना मुनासिब समझा। लेकिन फिर अचानक वो ये देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा कि चट्टान पर बैठे हुए स्कॉट ब्लोटन और उसका एक साथी चट्टान से नीचे समुद्र में कूद गए। वो जजीरे की तरफ की बजाय दूसरी तरफ कूदे थे, अलबत्ता उनके हाथ चट्टान पर जमे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। अब चट्टान पर दो लाशों के अलावा वो लड़की और कमांडर हारिस बैठे हुए नजर आ रहे थे। वो चाहता तो कमांडर हारिस के अलावा बाकी अफराद को गोलियों से भून डालता, लेकिन इस तरह वो दोनों बच जाते और चौकना होकर उसके लिए कोई मसला खड़ा कर देते, और हो सकता है कि कमांडर हारिस भी समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देता। इस तरह उसकी सारी प्लानिंग और कामयाबी भी खत्म होकर रह जाती। चुनांचे उसने फौरन ही एक और प्लानिंग ज़हन में तरतीब दे दी। उसे मालूम था कि जजीरा बिल्कुल वीरान है और ये दोनों जो नीचे कूदे हैं ये यकीनन इस खदशे के तहत कूदे होंगे कि अगर जजीरे पर कोई मौजूद हो तो उसके खिलाफ दिफा किया जा सके। चुनांचे उसने फैसला किया कि वो कहीं छुप कर बैठ जाएगा, और फिर जब ये लोग जजीरे पर आकर पूरी तरह मुतमईन हो जाएंगे तो फिर किसी भी वक्त उन पर गोलियों की बौछार बारिश की जा सकती है। चुनांचे वो तेजी से वापस पलटा और फिर दौड़ता हुआ जजीरे के उस किनारे पर पहुंच गया जहां उसकी लांच मौजूद थी। उसे ये भी खतरा था कि कहीं उनमें से कोई आदमी तैरता हुआ उधर ना पहुंच जाए। इस सूरत में वो लांच ले जा सकते थे और फिर लीसा खुद फंस जाता, इसलिए उसने एक ऐसी झाड़ी छुपने के लिए मुंतखब की जिसकी ओट में बैठकर वो बेयाक वक्त जजीरे और लांच दोनों पर नजर रख सके। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी का चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।